बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार के खिलाफ हिंदुओं में बहुत गुस्सा है। बांग्लादेश के जो घुसपैठिए यहां हैं उनके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है और यह गुस्सा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को भारत के हिंदुओं ने सीधा ललकार लिया। जिस तरह का गुस्सा भारत के हिंदुओं का दिखा, उससे बांग्लादेश को कड़ा मैसेज गया, क्योंकि अगर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं रोकी और इधर भारत में हिंदुओं का गुस्सा बढ़ता रहा, तो यहां जो सरकार है वो एक्शन लेने वाली सरकार है। ये क्लियर मैसेज दुनिया में। और फिर वो क्या कर सकती है, नहीं कर सकती, इस पर तरह तरह की बातें की जा सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल हिंदुओं का सेंटिमेंट बहुत हाई है। कोलकाता में भी ऐसे ही भीड़ दिखी, जिसने हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर मोहम्मद यूनुस को जूते की माला पहना दी। मोहम्मद यूनुस अभी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया है। सोचिए, जिस व्यक्ति को शांति का नोबेल मिल चुका है, उसी के राज में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। और यह आदमी क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर पा रहा। कुछ कट्टरपंथियों को कंट्रोल नहीं कर रहा। क्या करेगा भाई? ये पपेट है। अवार्ड भी पता नहीं इसको ऐसे ही मिला है क्या, सेटिंग गेटिंग करके। हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, इसलिए इसके खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रही है। कोलकाता में जो हुआ है उसकी भी एक झलक देखिए। जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं सड़क पर। इसी तरह से आप मुंबई में जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। आज मुंबई में बांग्लादेश हाई कमीशन के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने बड़ी संख्या में हिंदू पहुंचने लगे। मुंबई में हिंदुओं ने बांग्लादेश के हालात को लेकर क्या कहा है, एक बार उसको भी सुनिए। हमारे बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। राष्ट्र है पूरे विश्व में, जो कि भारत, अगर भारत प्रोटेस्ट नहीं करेगा और यहाँ के हिंदू अगर इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, हिंदुओं में बहुत गुस्सा है। और हम अपनी मांग कर रहे हैं सरकार से मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो, सैन्य कार्रवाई हो। मुंबई से लेकर दिल्ली तक, कोलकाता से लेकर कश्मीर तक, हर जगह पर हिंदुओं के अंदर यही सेंटिमेंट दिखा कि भाई ये बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का इलाज सरकार को करना पड़ेगा। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का क्या इलाज शुरू हो गया है ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देखिए कि हिंदुओं ने आज जो अपनी ताकत दिखाई वो जम्मू में कैसे दिखी। जम्मू में भी बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आज की यह तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना गुस्सा है भारत के हिंदुओं के अंदर। बांग्लादेश के हिंदुओं की जैसी हालत कट्टरपंथियों ने कर दी है, उससे भारत के हिंदू उबल रहे हैं। वो उन कट्टरपंथियों की ईंट से ईंट बजा देने के लिए तैयार हैं। साधु संत तक गुस्से में भाई। सब कह रहे हैं कि मोदी सरकार को कुछ सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए अगर ये यूनुस नहीं सुधरता है। हालांकि सरकार के अपने तरीके होते हैं, कुछ चीजें दिखती हैं, कुछ चीजें पर्दे के पीछे होती हैं, और वो कैसे होंगी, क्या होंगी, इस पर भी बात होगी। लेकिन पहले आप सुनिए, बाबा बागेश्वर जो हिंदुओं को लगातार जगा रहे थे, वो आज क्या कह रहे हैं। जिस वक्त हिंदुओं के एकजुट होकर ताकत दिखाने की बात की जा रही, उसी वक्त आप यह भी देखिए कि हिंदू के लिए जब बंगाल में हिंदू खड़ा हो गया तो कैसे वहां लाठियां चली। कोलकाता में जब बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुओं का गुस्सा दिख रहा था, तभी उस प्रदर्शन में बवाल हो गया। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के पास हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और बैरिकेड्स तोड़ दिए। जब भीड़ ज्यादा उग्र हो गई तो पुलिस से झड़प होने लगी। इसी दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटा दिया गया। इस दौरान वहां हालात बेकाबू होते दिखे। पुलिस ने इस मामले में 12 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। कोलकाता में हुए इस प्रदर्शन में कुछ साधु संत शामिल थे। कोलकाता पुलिस के खिलाफ वो धरने पर बैठ गए। उनका गुस्सा ममता सरकार पर फूट पड़ा कि भाई हिंदू प्रदर्शन भी नहीं कर सकता क्या? बीजेपी अलग फायर है कि ममता सरकार जो है वो हिंदुओं पर ही लाठी चलवा दे रही है। सुनिए एक बार वहां क्या हुआ। हिंदू संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। आप लोग देखिए, ये बंगाल है, यूनुस और वर्तमान शासक में कोई अंतर नहीं है। सनातनी संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। पुलिस ने लाठीचार्ज करने लगा साढ़े। हमने वहाँ पर खड़े थे शांतिपूर्ण होके, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा था, साढ़े आके लाठीचार्ज शुरू कर दिया। फिर ये देखिए सारा शरीर पे जिहादिया का सरकत चल रहा है। अभी नहीं मालूम क्या मालूम, ये लोग खाली हिंदुओं के साथ ही ऐसा कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ हिंदू का साथ ही ऐसा करे जा रहे हैं। ये लोग सुधर रहे नहीं है। पश्चिम बंगाल में ऐसा अवस्था हुआ है, माँ बहन के साथ ऐसा गलत काम हो रहा है, कोई कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि बंगाल पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और प्रदर्शन में कुछ लोग घायल हो गए। इस घटना पर बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
बीजेपी ने प्रदर्शन में घायल लोगों के वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि यही ममता बनर्जी की असलियत है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, बंगाल में हिंदुओं के लिए जो खड़े हो रहे हैं उन पर लाठी चलाने का आरोप लग रहा है। और आप कांग्रेस की सोच तो देख लीजिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बांग्लादेश को एक तरीके से क्लीन चिट दे दी। कह दिया कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हो रहा है वो भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का रिएक्शन है। इससे सवाल उठे कि क्या कांग्रेस के नेता दीपू दास की हत्या को भी जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? सुनिए दिग्विजय सिंह को, दिमाग झन्ना जाएगा आपका कि क्या ही लोग हैं ये लोग। बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहां वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में हैं, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह। सोचिए, कह रहे हैं कि यहां अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसका रिएक्शन बांग्लादेश में हो रहा है। मतलब इनके हिसाब से यहां गलत हो रहा है, इसलिए वहां पर बेचारे जो है वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो इससे लोग हैं बहुत से लोग। जिंदा मार दिया उसको, लिंचिंग कर दी, जिंदा जला दिया। कहां भारत में अल्पसंख्यक के साथ ऐसा हो रहा है? दिग्विजय सिंह की बात सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाए, क्योंकि ऐसा बयान देकर वो बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का बचाव कर रहे हैं। इससे पहले जब व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ था तो इंडी गठबंधन वाले इसको भी कहकर जस्टिफाई कर दे रहे थे कि पीएम मोदी ने मुसलमानों पर इतना जुल्म किया है कि डॉक्टर आतंकी बन गए। यानी कोई आतंकी बन जाए, कोई कट्टरपंथी बन जाए, कोई भीड़ लिंचिंग कर दे, सबके पीछे कोई वजह और होती है। वो बेचारे मासूम होते हैं। पीएम मोदी से नफरत के चक्कर में ये लोग हर चीज को जस्टिफाई करने लगते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस की क्लास लगाई है, सुनिए जरा। वोट बैंक के नाम पर हिंदुओं का कत्ल करने वाले इस्लामिक जिहादियों के बचाव के काम पर। और दिग्विजय सिंह जी, आप बता दीजिए कि भारत में माइनॉरिटीज के खिलाफ कब अत्याचार हुआ? यह हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली और दिल्ली सब आपकी सरकारों की देन है। इधर कांग्रेस बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को भारत के मुसलमानों से जोड़ रही है। उधर राहुल गांधी विदेश में बैठकर क्या क्या बातें कर रहे हैं वो तो अभी आप सुनेंगे तो और आपका दिमाग जो है हिल जाएगा। लेकिन पहले यह भी देखना जरूरी है कि आज हिंदुओं ने एकजुट होकर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को कैसे चेतावनी दी। तो भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। बांग्लादेश से लगातार जवाब मांगा जा रहा है। उधर मोदी के दोस्त पुतिन के रूस ने भी बांग्लादेश को 1971 की याद दिला दी। रूस ने बांग्लादेश को हड़का दिया है कि वो जितना जल्दी भारत के साथ तनाव कम कर ले उतना उसके लिए बेहतर है। रूस ने बांग्लादेश को 1971 की याद दिलाई कि कैसे भारत ने बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। उधर संयुक्त राष्ट्र ने भी बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या पर चिंता जताई है। बांग्लादेश के कई मीडिया समूह ने भी कहा है कि बांग्लादेश में पत्रकारों की जान दांव पर लगी हुई। यानी यहां नरेंद्र मोदी सरकार डिप्लोमेटिक स्तर पर जो करना है वो कर ही रही है। उधर रूस ने ठोक दिया है इसको, बांग्लादेश को, कि भाई अपनी हैसियत पहचानो, तुम बने ही इस देश की वजह से हो, इस देश के हिंदुओं की वजह से हो। उसमें हिंदू नहीं था क्या जो तुम्हारी मदद कर रहा था? सोचिए, रूस ने बांग्लादेश को 1971 तक याद दिला दिया भाई। लेकिन कांग्रेस को यह याद नहीं आया। वो ये याद दिलाने में जुटी है कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या होता है। यहां कांग्रेस का यह हाल है। उधर आप राहुल गांधी देख लीजिए, जर्मनी में भी वही कर रहे हैं जो पहले करते आए। राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया कि नरेंद्र मोदी संविधान, लोकतंत्र, विपक्ष सबको खत्म करने पर तुले। अपनी बात को साबित करने के लिए राहुल गांधी ने चुनावी चंदे का उदाहरण दे दिया कि बीजेपी, ईडी, सीबीआई को डर दिखाकर जो है वो चंदा ले रही, सत्ता का इस्तेमाल करके सारा पैसा लिया जा रहा है, जबकि विपक्ष खाली हाथ है। राहुल गांधी दुनिया को बताने निकले हैं कि भाई भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम पे हमला नहीं हो रहा है, दुनिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम पे हमला कर रही है मोदी सरकार। कोई सिर पैर जुड़ रहा है आपका इस लॉजिक का? आप बताइए जरा। कह रहे हैं कि भाई चुनावी चंदा कम मिल रहा है क्योंकि भाई इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म कर दी। कभी अंदर नहीं झांकिएगा बॉस, कभी तो एक बार इसे कभी खींच के देखिए कि अंदर क्या चल रहा है। मन के अंदर अपने आप से तो पूछिए कि क्यों ये हो रहा है।
वोट नहीं मिल रहा, चंदे में नोट नहीं मिल रहा, सब बीजेपी पे, मोदी पे डाल दीजिए। यही सोल्यूशन है आपका। जर्मनी में राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन वोट चोरी की स्क्रिप्ट थोड़ी बदल दी। बिहार चुनाव में राहुल गांधी कह रहे थे कि बीजेपी अंबानी अडानी के लिए वोट चोरी करती है। अब राहुल गांधी ये तर्क दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी को दलितों से दिक्कत है, इसलिए वो वोटिंग सिस्टम से छेड़छाड़ करती है। राहुल गांधी की आप बातें सुनिए, विदेश में बैठ के बता रहे हैं कि भारत में लोग एक दूसरे से लड़ेंगे भिड़ेंगे। यह मौजूदा विजन की वजह से होगा। ये लोग यही सोचे बैठे कि किसी दिन तो ये होगा, किसी दिन तो जेनजी सड़क पर आएगा। बॉस, जेनजी के सड़क पर आने से आपकी सरकार नहीं आएगी। आप जिस दिन सड़क पर उतरकर लोगों के बीच लोगों की असली समस्याएं समझेंगे ना, उनकी बातें करेंगे, उनसे कनेक्ट करेंगे, तब जाके सरकार आएगी। कभी वोट चोरी, कभी एसआईआर से प्रॉब्लम, कभी ईवीएम से प्रॉब्लम, कभी बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तब भी हार गए तो पता नहीं किससे प्रॉब्लम, कभी चंदे को लेके प्रॉब्लम। इनका प्रॉब्लम है, खत्म नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं। मोदी सरकार में जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वो दलित थे। मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। इतने उदाहरण है बॉस, मंत्रिमंडल में इतने पिछड़े वर्ग के लोग भरे हुए हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी जर्मनी में जाके क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी को दलितों से दिक्कत है। मोदी वहां समझा के आते हैं दुनिया को कि बॉस, भारत चांद पे जा रहा है, आसमान में जो है तरक्की कर रहा है, ऊपर जा रहा है, आइए ना हमारे यहां आइए। राहुल गांधी जाते हैं, वो बताते हैं कि भारत बॉस आने लायक नहीं बचा, क्या हालत हो गई है भारत की। जर्मनी से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया। ये झूठ भी फैला दिया कि भारत में इस लेवल की गड़बड़ी होती है कि एक महिला 200 बार वोट डाल देती है। वहां यह नहीं बताया कि मैं ये बात लेकर कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, मैंने सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत नहीं दिया, लेकिन वहां भी बैठकर मंच पर यह बोल दिया कि यह हो रहा है। राहुल गांधी देशभक्ति के बदले देशद्रोह का काम करते हैं। कोई भी एलओपी देश के बाहर जाकर के देश को गाली नहीं दे सकता। राहुल गांधी जो है वो प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, पर ऐसा लगता नहीं कि भारत का वोटर उनको सीरियसली ले रहा है, और ना ही बाहर जो लोग उन्हें सुन रहे हैं वो उस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में बैठकर ये सब कह रहे हैं, लेकिन इधर देश में कांग्रेस के अंदर का प्रियंका गुट क्या खेल करने लगा है, ये सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही, बहुत चर्चा आज हुई है। बांग्लादेश के हालात की आड़ में कांग्रेस के अंदर प्रियंका वाड्रा बनाम राहुल गांधी होने लगा है क्या? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यह कहकर नया तूफान खड़ा कर दिया कि प्रियंका वाड्रा को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, फिर प्रियंका वाड्रा बांग्लादेश का तगड़ा इलाज करेंगे। जब इमरान मसूद से पूछा गया कि प्रियंका वाड्रा पीएम बन जाएंगी तो राहुल गांधी का क्या होगा बॉस, तो टोन बदल गई, लेकिन बात जो कहनी थी उन्होंने धीरे धीरे टेबल पर रख दी। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो हैं वो दो आंखें हैं, तो आपने ये क्यों नहीं कहा इमरान साहब कि राहुल गांधी को पीएम बना दीजिए, वो बांग्लादेश को जवाब दे देंगे? बड़ा धीरे से कह दिए कि प्रियंका वाड्रा को बना दीजिए पीएम, और राहुल जी भी तो वही हैं। यहां राहुल गांधी सालों से पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, इधर उनके सांसद ने झटके में उनके सपने पर पानी फेर दिया। कमाल की बात यह है कि इमरान मसूद के इस बयान को डाउनप्ले करने के बजाय कांग्रेस के नेता उनके बयान को सही बता रहे हैं। प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने यहां तक दावा कर दिया कि सब यही चाहते हैं कि प्रियंका वाड्रा कमान संभालें। देखिए, हर बार जब भी कुछ गलत होता है देश विदेश में, सवाल कांग्रेस से पूछते हैं, तो इमरान मसूद जी ने बिल्कुल ठीक कहा, भाई सब सारे सवालों के जवाब जब हमें ही देने हैं तो बना दीजिए हमें प्रधानमंत्री, सरकार हम चला लेंगे, इनसे तो इनके बस की तो नहीं है। एक आदमी नहीं कह रहा है बॉस कि ना बनेंगे तो पीएम राहुल जी बनेंगे। कहानी पलट रही है क्या? सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, ये सब तो पॉलिटिक्स है, चलती रहेगी। पाठशाला में अब अगला चैप्टर का वक्त हो गया। नए साल पर सबसे बड़ी सेल, मुनीर शहबाज ने पाकिस्तान बेच डाला क्या? भिखारी पाकिस्तान का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, अपना कचरा किसको बेचाया है मुनीर, आज आपको दिखाने जा रहा हूं। साल 2025 में पाकिस्तान की जितनी ठुकाई हुई वो पाकिस्तान भूल ना पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ऐसे जख्म दिए कि सदमे में आए मुनीर को ऊपर वाले अल्लाह की याद आ गई। वो कह रहा है कि उसे अल्लाह ने ऑपरेशन सिंदूर में बचाया था।
लेकिन ऊपर वाले को याद करते करते मुनीर के पाकिस्तान का भारत ने यह हाल कर दिया कि अब वो ऊपर वाले के ही रहमो करम पर जिंदा है। और स्थिति यह हो गई इस 2 कौड़ी के पाकिस्तान की कि वहां पर ईयर एंड सेल लगी हुई है। पूरा पाकिस्तान इस सेल में बिकने को तैयार बैठा है भाई। पाकिस्तान बिक रहा है और उधर मुनीर नया फर्जीवाड़ा करने में जुट गया है। जिन हथियारों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ठोक कर कचरा बना दिया, मुनीर उसी कचरे को पाकिस्तान से बाहर बेचने में जुट गया है। यानी आप देखिए कि एक तरफ ईयर एंड सेल में पाकिस्तान की संस्थाएं बिक रही हैं, दूसरी तरफ मुनीर चाइनीज हथियार मुस्लिम देशों को बेच रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को गाजा में बुरी तरह से फंसा दिया, इधर पाकिस्तान के आतंकी भी मुनीर को बेनकाब कर रहे हैं। भारत के हाथों हुई पिटाई पर आतंकियों ने मुनीर की ही क्लास लगा दी है। यानी नया साल शुरू होने से पहले पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। पाकिस्तान में तो लोग कह रहे हैं कि मुनीर तो पूरा पाकिस्तान बेचकर विदेश भाग जाएगा भाई। कोई कह रहा है कि मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने पाकिस्तान को ट्रंप के पास गिरवी रख दिया है। पाकिस्तान में कौन सी सेल लगी है, कैसे पाकिस्तान बिक रहा है, मुनीर को कैसे आतंकी सुनाए दे रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, मुनीर का नया फर्जीवाड़ा कौन सा सामने आ गया है, सब दिखाऊं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। नए साल की सबसे बड़ी सेल लगी हुई है पाकिस्तान में। मुनीर और शहबाज कैसे पूरा पाकिस्तान बेचने में जुटे हैं, उसकी शुरुआत आप देखिए कि पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बिक्री के लिए बोलियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान सरकार PIA की 75% हिस्सेदारी बेच रही है, जबकि 25% हिस्सा अपने पास रखेगी। बाद में सरकार इस हिस्से को भी बेच सकती है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक PIA के लिए बोली लगाने का आज आखिरी दिन था। PIA को खरीदने के लिए 3 कंपनियों ने अपनी बोलियां बंद लिफाफों में जमा कर दी हैं। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस के लिए बोली लगाने वालों में लक्की सीमेंट के डीलरशिप वाला एक बिजनेस ग्रुप भी शामिल है। इसके अलावा आरिफ हबीब कॉरपोरेशन की लीडरशिप वाला ग्रुप है और प्राइवेट एयरलाइंस एयर ब्लू शामिल है। नीलामी की डेडलाइन से ठीक 2 दिन पहले मुनीर की सेना से जुड़ी फौजी फर्टिलाइजर, यह वहां की सेना की कंपनी है फौजी फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड, इसने भी बोली लगाने का सोचा था, लेकिन लास्ट में अपना नाम वापस लिया। इस्लामाबाद में हुई नीलामी में PIA को खरीदने पहुंची तीनों कंपनियों के प्रतिनिधियों ने एक एक करके अपनी बोली बंद लिफाफे में ट्रांसपेरेंट बॉक्स में डाल दी। यहां इंडिया में सब ऑनलाइन होता है, वहां आज भी लिफाफा ही चल रहा है। पाकिस्तान की एयरलाइन को बेचने की प्रक्रिया में मुनीर ने अपनी सेना की कंपनी को माल बनाने के लिए लगा दिया था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस अकेली नहीं है जिसे बेचा जा रहा है। पाकिस्तान की 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियां सेल पर हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि शहबाज और मुनीर को पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों को बेचने के लिए यह सेल लगानी क्यों पड़ी है। दरअसल पाकिस्तान साल 1958 से अब तक IMF से 20 बार लोन ले चुका है। पाकिस्तान पर इस वक्त कुल कर्ज बढ़कर 25 लाख करोड़ रुपए के पार है। इस कर्ज की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है और अपने खर्चे चलाने के लिए वो IMF के सामने कटोरा लेके खड़ा हो जाता है हर बार। इस बार IMF ने बेल आउट पैकेज हासिल देने के लिए पाकिस्तान को नई टर्म्स एंड कंडीशंस पूरा करने के लिए कहा कि भीख देंगे, लेकिन पहले यह सब करना होगा। और उसके लिए पाकिस्तान अपने बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स को पहले ही बेच चुका था, तो अब बेचे क्या। पिछले साल ही पाकिस्तान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ठेके पर देने का फैसला किया था। IMF की रेवेन्यू बढ़ाने, वित्तीय घाटा कम करने जैसी शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 2024 से 2029 के बीच यानी 5 साल में 24 सरकारी कंपनियों को बेचना हो। सेल की इस लिस्ट में सरकारी बैंक, इंजीनियरिंग वर्कर्स से जुड़ी कंपनियां, वर्क से जुड़ी कंपनियां, बिजली सप्लाई कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, थर्मल पावर प्लांट कंपनी और सरकारी होटल सब शामिल है। लेकिन भिखमंगे पाकिस्तान की हालत यह हो चुकी है कि एक सरकारी कंपनी को खरीदने के लिए भी मुश्किल से खरीदार मिल रहा है। कौन खरीदेगा भाई? मान लो बिजली कंपनी खरीद लोगे, बिजली बिल भर कौन रहा है वहां जो तुम पैसा लोगे उससे? तो ये तो पाकिस्तान की हालत हो गई है भाई कि भीख लेने के लिए भी उसको कुछ बेच के दिखाना पड़ रहा है कि भाई ये भीख मैं लौटा दूंगा। आप ये भी देखिए कि अपने ही देश में मुनीर और शहबाज को सरकारी कंपनियां खरीदने के लिए खरीदार नहीं मिल रहे। उस पर मुनीर अपना चाइनीज कबाड़ निपटाने के लिए अफ्रीकी देश लीबिया पहुंच गया। मुनीर को लगा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ठुकाई की खबर शायद लीबिया तक नहीं पहुंची होगी, क्योंकि वहां पहले ही उथल पुथल मची हुई है। इसलिए लीबिया के सेना प्रमुख से मुलाकात के दौरान मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लंबी दूरी वाली झूठ की मिसाइलें छोड़ दी।
और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के फुस साबित हुए हथियारों को लीबिया को टिकाने के लिए डील कर ली। सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर में फुस साबित हो चुके चाइनीज हथियारों को बेचने के लिए मुनीर कैसे फिर सेल्समैन बन गया। फिर मुनीर के फर्जीवाड़े की डिटेल आपको बताऊंगा। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तान के वो कौन से फुस हथियार हैं जो मुनीर मुस्लिम देश लीबिया को टिकाने की जुगाड़ में लगा, और इसके लिए डील करने खुद लीबिया चला गया। भाई, मुनीर ने लीबिया के सैन्य गुट LNA यानी लीबियन नेशनल आर्मी के साथ 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियारों की डील कर ली। इस डील के तहत पाकिस्तान लीबिया को चीन की मदद से तैयार 16 JF-17 फाइटर जेट बेचेगा। पाकिस्तान 12 सुपर मोशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट देगा, जिसका इस्तेमाल बेसिक पायलट ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा दूसरे सैन्य उपकरण जैसे बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद की डील भी फाइनल हुई। हालांकि झूठ की बुनियाद पर लीबिया के साथ हुई इस डील को पूरा करना मुनीर के लिए आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि लीबिया पर साल 2011 से ही संयुक्त राष्ट्र का हथियार प्रतिबंध लगा हुआ है और मुनीर ने लीबिया के जिस सैन्य गुट के साथ डील की है उसे संयुक्त राष्ट्र मान्यता ही नहीं दे रहा है। आप यह भी देखिए कि मुनीर खुलेआम कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है। मुनीर को पता है कि उसके मेड इन चाइना JF-17 फाइटर जेट किसी चाइनीज खिलौने से ज्यादा नहीं है, और ऑपरेशन सिंदूर में JF-17 जिस तरह फुस साबित हुआ उसे मुनीर देख चुका है, और पाकिस्तान ही नहीं JF-17 की हकीकत दूसरे देश भी समझ चुके हैं। नवंबर 2022 में म्यांमार ने भी चीन से JF-17 फाइटर जेट्स खरीदे थे और उन्हें ग्राउंड कर दिया। म्यांमार एयरफोर्स ने चीन को बताया कि JF-17 में गंभीर तकनीकी खामियां मिली हैं। ये फाइटर जेट्स इंटरसेप्शन, ग्राउंड अटैक और बॉम्बिंग मिशन के लिए बनाए गए थे, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण काम ही नहीं कर रहे थे। भाई, चाइना का माल था, 10 दिन चल गया, वही बहुत था। इसके अलावा JF-17 में लगे रडार सिस्टम जरूरत पड़ने पर फिसड्डी साबित हुए। सबसे हैरान करने वाली कमी तो यह निकली कि JF-17 का एयरफ्रेम यानी ढांचा भी कमजोर है। उड़ान के बाद इसमें दरारें दिखाई दी। चीन ने JF-17 को ठीक करने के लिए इंजीनियर्स की एक टीम म्यांमार भेजी, लेकिन JF-17 को ठीक नहीं कर पाई है इंजीनियर। इसके बाद चीन ने JF-17 की खराबी का ठीकरा म्यांमार एयरफोर्स पे फोड़ दिया कि तुम ही ठीक से नहीं उड़ाए होगे। ये है चाइना का माल। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की एयरफोर्स खुद भी JF-17 को कबाड़ मानती है, इसलिए उसने अपने बेड़े में शामिल नहीं किया है। भाई, उसको पता है कि किसी काम का तो है नहीं। चीन ने अपने जिस कबाड़ को पाकिस्तान को सटाया, अब मुनीर उसे दूसरों को टिकाने में जुट गया है, क्योंकि उसको पता है कि भारत जब फोड़ेगा तो ये सब काम तो आना नहीं है, कहीं से पैसा आ जाए। उनको तो पैसा दिखता है भाई कि कुछ भी कबाड़ बेच के भी पैसा ले लो। पाकिस्तान ने जो भी हथियार ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए थे, भारत ने सबको तबाह करके कबाड़ बनाया था। चाहे चाइनीज रहा हो, चाइनीज मिसाइल रही हो, टर्की के ड्रोन रहे हो। मुनीर भले ही अपना कबाड़ बेचने के लिए ऑपरेशन